वेताल कथा श्रेष्ठता की परीक्षा। कहानी को ध्यान से सुने, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। महाराजा विक्रमादित्य बिना थके वापस पेड़ के पास आ पहुंचे। उन्होंने शव को फिर से पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। फिर वे हमेशा की तरह पलटकर चुपचाप शमशान की ओर चल पड़े। सब में छुपा हुआ बेताल फिर से राजा से बातें करने लगा। उसने कहा, हे राजन, मुझे आश्चर्य है कि यह श्रम तुम किसके लिए कर रहे हो। कुछ लोग दूसरों की भलाई के अच्छे उद्देश्य के लिए कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन अंत में वे कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। तब उनका उद्देश्य एकदम विपरीत लगने लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या तुम भी ऐसे ही हो। ऐसे ही एक मनुष्य अनंत की कहानी सुनो, फिर अपने कार्यों पर दृष्टिपात करो। हो सकता है तुम्हें यह पता लगे कि तुमने यह भयावह काम अपने ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सिर पर लिया था। इतना कहकर बेताल कहानी सुनाने लगा। राजा अशोकवर्धन विंध्यवर्धनी राज्य के शासक थे। उनके राज्य की दक्षिणी सीमा के पास ही नैमिषारण्य नाम का एक घनघोर जंगल था। उस जंगल के एक गुरुकुल में सिद्ध योगी नामक एक संत अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। सिद्ध योगी बहुत ही धार्मिक मनुष्य थे। ऐसी कोई युद्ध कला या कानूनी पुस्तक नहीं थी जिसमें उन्हें महारत हासिल ना हो। कई राजाओं ने अपने बेटों को उनके गुरुकुल में उनसे नीति और युद्ध कलाओं की शिक्षा लेने के लिए भेजा। राजा अशोकवर्धन अपने पुत्र हर्षवर्धन को संत सिद्धयोगी के पास ले गए। उन्होंने संत से अपने पुत्र को शिष्य के रूप में स्वीकार करके उसे एक सक्षम राजा बनाने का अनुरोध किया। गुरु सिद्धयोगी ने राजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया। लगभग उसी समय पुरुषोत्तम नामक एक कृषक अपने पुत्र अनंत को संत के पास लाया और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। गुरु सिद्ध योगी ने अनंत को भी अपना शिष्य मान लिया। हर्षवर्धन और अनंत दोनों ने शिक्षा प्राप्ति में बेहद रुचि दिखाई। शीघ्र ही गुरु ने देखा कि वे दोनों बराबरी के लायक थे। फिर भी हर्षवर्धन हमेशा इस प्रयास में रहता था कि वह यह दिखा सके कि वह अनंत से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर अनंत हर्षवर्धन को राजकुमार और भविष्य का राजा समझकर आदर देता था। वह ना तो कभी ईर्ष्या दिखलाता था, ना ही कभी अपने को बेहतर दिखाने के लिए लालायत रहता था। एक बार गुरुजी के विद्यार्थी यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने घने जंगल में गए। लकड़ियां इकट्ठी करते समय अचानक उन पर एक जंगली भालू ने आक्रमण कर दिया। भालू को देखने के बाद दूसरे सभी विद्यार्थी डर के मारे भाग गए। हर्षवर्धन बड़ी बहादुरी से भालू से लड़ा, लेकिन भालू उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अनंत ने हर्ष को अलग धकेल दिया और स्वयं भालू से लड़ने लगा। लड़ते समय उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसी बीच राजगुरु को दूसरे विद्यार्थियों से इस आक्रमण की जानकारी मिली। वे उस स्थान पर पहुंचे और भालू पर कुछ अभिमंत्रित जल छिड़का। उस जल की शक्ति से भालू तुरंत मूर्छित हो गया। सिद्ध योगी गंभीर रूप से घायल अनंत को अपनी कुटिया में ले गए और जड़ी बूटियों के रसों से उसका उपचार किया। पूरी तरह ठीक होने में अनंत को लगभग एक सप्ताह लग गया। ठीक हो जाने पर गुरुजी ने अनंत से पूछा कि उसने अपना जीवन दांव पर लगाकर राजकुमार की रक्षा क्यों की। इस पर अनंत ने कहा, गुरुवर, हर्षवर्धन भविष्य के राजा हैं। मुझ जैसे किसी आम नागरिक की अपेक्षा उनका जीवन अधिक मूल्यवान है। बस इसी कारण सिद्ध योगी को अनंत का उत्तर बहुत अच्छा लगा। लगभग सभी हुनरों में और ज्ञान में हर्षवर्धन और अनंत समान थे। फिर भी धनुर्विद्या में अनंत हर्षवर्धन से बेहतर था। हर्षवर्धन यह जानता था और इससे अप्रसन्न था। एक बार गुरुजी ने धनुर्विद्या की प्रतियोगिता के लिए सारे विद्यार्थियों को दो दलों में बांट दिया। हर्षवर्धन और अनंत अंतिम दौर तक पहुंचे और अब उन्हें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी थी। एक पेड़ की टहनी पर एक फूलों की माला टंगी थी। पेड़ से कुछ आगे एक देवता की मूर्ति रखी थी। उन्हें माला पर इस प्रकार तीर छोड़ना था कि तीर माला को लेकर उसे मूर्ति के गले में डालकर आगे निकल जाए। सबसे अच्छा धनुर्धर बनने के लिए आवश्यक था कि इस प्रक्रिया में माला में से कोई भी फूल टूटना नहीं चाहिए।
यह बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा थी। सभी विद्यार्थी यह देखने को लालायत थे कि इससे कौन जीतता है। पहले हर्षवर्धन ने प्रयास किया। उसके तीर ने माला को छुआ और उसे डाल से ले उड़ा। माला सीधे जाकर मूर्ति के गले में पड़ी। फूल की एक भी पत्ती माला में से नीचे न गिरी। अब अनंत की बारी थी। उसके तीर ने भी माला को मूर्ति के गले में डाल दिया, किंतु इस बीच उस माला के कुछ फूल नीचे गिर गए। सिद्ध योगी ने हर्षवर्धन को विजेता घोषित किया। उस रात सभी विद्यार्थियों के सो जाने के बाद सिद्ध योगी ने अनंत से बात की। बेटा अनंत, मैंने देखा कि तुम आज की प्रतिस्पर्धा में जानबूझकर हार गए। तुमने ऐसा क्यों किया? अनंत ने उत्तर दिया, गुरुवर, हर्षवर्धन धनुर्विद्या के मामले में अपने को मुझसे कम समझता है। मैं प्रतियोगिता इसलिए हारा ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ जाए। सिद्ध योगी ने अनंत की चिंता और सहृदयता की सराहना की। धनुर्विद्या की स्पर्धा में अपनी विजय के बाद हर्षवर्धन अपने को अनंत से बेहतर मानने लगा। वह उसे हीन समझता था। वह और विद्यार्थियों के सामने डींगे हाँकने लगा कि वह सबसे अच्छा धनुर्धर था और अनंत जैसे 10 को तो वह एक समय में हरा सकता था। यह सुनकर अनंत को बुरा नहीं लगता था, किंतु गुरु सिद्ध योगी को हर्षवर्धन का इस प्रकार बातें करना सुनकर बहुत दुख होता था। एक बार उन्होंने अनंत को बुलाकर कहा, प्रिय अनंत, तुम मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हो। प्रत्येक गुरु अपने सबसे अच्छे शिष्य को कुछ ऐसी युक्तियां सिखाता है जो उसने किसी को ना सिखाई हो। अतः मैं तुम्हें खड्ग चलाने के कुछ गुप्त गुर सिखाऊंगा। इस पर अनंत ने कहा, श्रीमान, आपके मेरे प्रति इस विशेष स्नेह से मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है, लेकिन मेरी एक विनती है, कृपया यह गुप्त तकनीकें हर्षवर्धन को भी सिखाइए। यह इसलिए कि उसे स्वयं को शत्रुओं से सुरक्षित रखना आवश्यक होगा, इसलिए ये गुप्त तकनीकें मेरी अपेक्षा उसके अधिक काम की हैं। सिद्ध योगी ने अनंत को शाबाशी देते हुए कहा, अनंत, तुम्हारे जैसा मित्र होने से हर्षवर्धन बहुत भाग्यशाली है। कुछ ही वर्षों में विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा, दीक्षा और प्रशिक्षण पूरा कर लिया। गुरुजी ने विद्यार्थियों के माता पिता के सामने एक अंतिम प्रतिस्पर्धा रखने का निर्णय किया। सिद्ध योगी ने राजा समेत सभी विद्यार्थियों के माता पिता को यह अंतिम स्पर्धा देखने आने का निमंत्रण भेजा। वे सभी निमंत्रण पाकर बेहद उत्साह से वहां पर पहुंचे। अनंत और हर्षवर्धन सभी स्पर्धाओं में अव्वल रहे। अंत में सिद्ध योगी ने उन दोनों के बीच खड्ग की लड़ाई का मुकाबला रखा। वे बहुत समय तक लड़ते रहे। उनकी तलवारें बिजली की गति से कौंधती नहीं। फिर अनंत ने एक अजीब सा पैंतरा लगाकर हर्षवर्धन के हाथ से तलवार गिरा दी। सिद्ध योगी ने अनंत को विजेता घोषित किया। गुरुजी ने अनंत के गुरुकुल से वापस घर लौटने से पहले उससे बात की। उन्होंने कहा, प्रिय अनंत, तुम एक महान योद्धा हो। इतना ही नहीं, तुम बहुत बुद्धिमान भी हो और इससे भी बढ़कर तुम एक सच्चे मित्र हो। अनंत ने गुरु का आभार माना। सम्मान स्वरूप गुरुजी के पैर छुए और घर लौट गया। इतनी कहानी कहने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, एक समय था जब अनंत ने हर्षवर्धन की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया था। फिर एक बार वह राजकुमार का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उससे जानबूझकर हारा, जिससे राजकुमार अपनी कला के प्रति आश्वस्त हो सके। लेकिन उसी अनंत ने अपनी अंतिम प्रतिस्पर्धा में हर्षवर्धन को हरा दिया। उस प्रतियोगिता में अनंत ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता के सामने अपने को उससे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, या फिर वह अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था? क्या उसका विचार यह था कि राजा के सामने जीतने से वह उसका हृदय जीत सकेगा और हो सकता है उसे राज्य में कोई अच्छा महत्वपूर्ण पद मिल जाए? सिद्ध योगी के लिए अनंत की प्रशंसा यह कहकर करना कितना उचित था कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति और सच्चा मित्र था। यदि तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर पता हो और तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वेताल, अनंत जानबूझकर हारा था। उसे आशा थी कि इससे हर्षवर्धन को अपनी कला पर विश्वास होगा, लेकिन इससे उल्टे राजकुमार थोड़ा घमंडी हो गया। वह अपने आप को इतना महान समझने लगा कि अनंत उसे तुच्छ लगने लगा, जिसने एक बार अपने प्राणों की आहुति देने के मूल पर भी उसका जीवन बचाया था। घमंड किसी भी होने वाले राजा का सबसे बुरा गुण होता है। इससे न केवल राजा को बल्कि उसके राज्य को भी नुकसान होता है।
अनंत इस बात को समझता था, इस कारण उसने अंतिम प्रतिस्पर्धा में हर्षवर्धन को हराने का निश्चय किया। वह उसे यह बताना चाहता था कि राजकुमार ही हमेशा विजेता नहीं हो सकता। उसने उसे इसलिए हराया कि राजकुमार इस हार से सबक लेकर अपनी श्रेष्ठता की भावना पर काबू पाए। अनंत ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए राजकुमार को नहीं हराया था, ना ही वह राजा को प्रसन्न करके दरबार में कोई पद पाने का इच्छुक था। कोई भी सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र की भलाई चाहता है, वह अपने मित्र को नीचे गिरने से बचाता है। गुरु सिद्ध योगी यह जानते थे, उन्हें अनंत के इरादे का भी भान हो गया था। इस कारण उन्होंने अनंत की प्रशंसा की और कहा कि वह एक बुद्धिमान इंसान और सच्चा मित्र है। जैसे ही राजा विक्रम ने अपनी बात समाप्त की, बेताल सब समेत उनके कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद।